बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है कॉजेज़ ऑफ कोल्ड वार। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कोल्ड वार, मीनिंग एंड डेफिनेशन उसका हमने देखा था। आज है काजेज़ ऑफ कोल्ड वार कि कोल्ड वार की काजेज़ क्या थी, या इसको हम दूसरी तरह कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ कोल्ड वार, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ कोल्ड वार। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात इम्पॉर्टेंट बता दूं, वो ये है कि यहाँ पर जो वीडियो में जो आपको लिखा हुआ नज़र आता है, ये थोड़ा सा बारीक यानी छोटा लिखा हुआ नज़र आता है। आप एक काम करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने आपको पूरा पीडीएफ फाइल, पूरा पेपर आपको मैंने सेंड किया हुआ है, आप इस पेपर को प्रिंट आउट निकाल कर रखेंगे सामने, और फिर उसके बाद जो यहाँ से मैं लेक्चर आपको भेजता हूँ, जो यहाँ से टॉपिक भेजता हूँ और जो समझाता हूँ, वो आप उसको सामने रखते हुए देखेंगे, उस पर देखेंगे और यहाँ से सुनेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह नज़र भी आए और अच्छी तरह समझ भी आए। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। Although during World War II, USA and USSR fought together against Axis power, that is Germany, Japan and Italy. But once the war came to an end, their relations went from bad to worse. Suspicion and doubt became visible, resulting in their cold relations. It is said that seeds of Cold War were sown in the Russian Revolution of 1917, as USA was against ideology which followed this revolution, but the causes in light can be summed up as. अच्छा, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार जो यूएसएसआर और यूएसए था, ये दोनों इकट्ठे मिलकर एक्सिस पावर यानी जर्मनी, इटली और जापान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होने वाला था, तो दोनों के बीच में सस्पिशन खड़ा हो गया, डाउट्स खड़े हो गए, और उनके रिलेशन क्या बैड से वर्स की तरफ चले गए और उनके रिलेशन कोल्ड होते गए। जैसे जैसे थोड़ा वक्त आगे बढ़ा, तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ, तो उसके साथ ही कोल्ड वार भी स्टार्ट हो गया। ये भी कहा जाता है कि बेसिकली जो कोल्ड वार के जो बीज थे, वो रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में बोए गए थे, क्योंकि जो यूएसए था वो इस आइडियोलॉजी को ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि यूएसए और बाकी दुनिया की आइडियोलॉजी जो थी वो अलग थी। और रशियन रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन, या इसको हम कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, तो इसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल उसके एक अल्टरनेटिव के तौर पर थी और इसके ख़िलाफ़ थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको ये आपस में ये आइडियोलॉजी की डिफरेंस तो थी ही। अब हम देखेंगे मेजर कॉजेज़ क्या है, क्या हम जो इसको सम अप कर सकते हैं। नंबर 1 आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, नंबर 2 म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, नंबर 3 सिक्रेसी रिगार्डिंग एटम बॉम्ब्स, नंबर 4 ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, नंबर 5 मार्शल प्लान, इसी तरह अलायंस फॉर्मेशन, फुलटन स्पीच, और नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? यूएसए और यूएसएसआर दोनों की अलग आइडियोलॉजी थी। यूएसए की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी और लिबरल डेमोक्रेसी थी, और यूएसएसआर की जो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म था। दोनों का सिस्टम ही अलग था, आइडियोलॉजी ही अलग थी, इकोनॉमिक सिस्टम ही अलग था। दिस डिफरेंस इन आइडियोलॉजी लेड टू टेंशन इन देयर रिलेशन, तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट के आपस में जो डिस्ट्रस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर lost trust on lost trust on one another. They stated suspecting
one another, resulting in distrust. This mutual distrust resulted in bitterness in relation worsened. इस लेक्चर में देना नहीं बोल अच्छा, तो क्या मैंने बताया कि दोनों के बीच में जो आपस में एक एतमाद होता है, ट्रस्ट होता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के पीरियड में उस वक़्त ऐसे ही कुछ हालात और ऐसे ही कुछ स्टेप उठाए गए जिसकी वजह से एक दूसरे पर भरोसा और एतमाद उनको ख़त्म हो गया। सिक्रेसी ऑफ एटम बम। अच्छा, यूएसए ने क्या किया, एटम बम की सिक्रेसी रखी यूएसएसआर से, और यूएसएसआर को ये भी नहीं पता चला कि यूएसए एटम बम बना रहा है। और फिर जब यूएसए ने एटम बम जापान पर गिराने का फैसला किया तो उस वक़्त तक इसको नहीं पता था यूएसएसआर को कि भाई इसके पास एटम बम है, और दूसरी बात ये कि उसने मशवरे के बग़ैर और उसको एतमाद में लिए बग़ैर एटम बम गिरा दिए। तो इससे भी बड़ा मसला पैदा हो गया। फिर है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मेकर था जिसने ये डॉक्ट्रिन दी। उसमें क्या था, कंटेनमेंट ऑफ सोवियत सोशलिज्म और कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म कि उसमें एक प्लान बनाया गया, एक डॉक्ट्रिन दी गई कि भाई किस तरह से हमने सोशलिज्म को रोकना है ताकि ये फैले ना। अगर सोशलिज्म फैलेगा, जितना दुनिया में फैलेगा इतना ही कैपिटलिज्म ख़त्म सुकड़ जाएगा। तो इसलिए दिस वाज अ चैलेंज टू यूएसएसआर एज सो रिलेशन बिकेम सोअर एंड कॉज्ड कोल्ड वार। ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। अच्छा, फिर एक और प्लान आया, मार्शल प्लान, जिसको क्या कहा गया, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, इट वाज यूरोप दैट वाज हिट द मोस्ट। ठीक है, सो इन 1947 मार्शल USA Secretary of State put forward a financial plan to help Western Europe to recover from ill effects of the Second World War. This reconstruction plan being discriminatory forced Soviet Union to formulate another plan, namely Molotov Plan for the economic revival of East Europe. This tussle led to the strained relation between two superpowers USA and USSR. फिर इसी तरह अलायंस बनी, नेटो बनी एक तरफ से, तो उसके बाद फिर यूएसए ने वारसा पैक्ट बना लिया। अच्छा, फुलटन स्पीच, जो विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने फुलटन के मुकाम पर एक स्पीच दी जिसमें उसने सीधी तौर पर धमकी दे दी यूएसएसआर को, और यूएसएसआर को बहुत खरी खोटी सुनाई, और ये कहा कि भाई ये खाली फोर्स, लैंग्वेज ऑफ फोर्स ये समझता है, तो इसको इस तरह से हम मुकाबला करेंगे। और बाकी नेशनल इंटरेस्ट तो होते ही हैं हर मुल्क के, बल्कि दोनों सुपर पावर के अपने नेशनल इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से ये कोल्ड वार और बढ़ता गया। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं कोल्ड वार के कॉजेज़ के।